हेलो एवरीवन, मैं भूपन प्यासी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान आप सभी जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान अकेले के। तो सामान्य ज्ञान को हम एक एक पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पोर्शन आते हैं। फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। बायोलॉजी से कुछ अधिक आते हैं और केमिस्ट्री से भी इतने ही आते हैं फिजिक्स के जैसे ही। तो हम भौतिक विज्ञान की एक हमारी क्लास फर्स्ट है, जनरल साइंस की जो हमारी क्लास फर्स्ट है। आपको फ्री यूट्यूब पर पूरा कोर्स आपको जनरल साइंस का कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान आप सभी जानते हैं, जिनने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कि हमारे आसपास के जो वातावरण में जो भी घटित हो रहा है, जो भी भौतिक वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो हम टच कर पा रहे हैं, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। और जो हम टच कर सकते हैं और उसी के अध्ययन को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक जगत में पदार्थ एवं ऊर्जा से संबंधित सभी प्रकार के परिवर्तन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स भी जिसे हम कहते हैं। वस्तुतः भौतिक विज्ञान पदार्थ एवं ऊर्जा से संबंधित सभी भौतिक राशियों एवं उनके आपसी संबंध का अध्ययन। अब भौतिक विज्ञान तो ये हमने समझ लिया कि क्या है, लेकिन इसमें अब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या? मात्रक। सबसे पहले हम करेंगे किसको? मात्रक को कवर। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मात्रक से। तो मात्रक क्या है? भौतिक विज्ञान में विभिन्न भौतिक राशियों के मापन हेतु अनेक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो मात्रक क्या है कि जैसे हम 10 मीटर लिखा है, जैसे हम लिख दें क्या? 10 मीटर। तो यहाँ पर 10 मीटर। तो यहाँ पर 10 क्या है? 10 क्या है? यहाँ पर मात्रा है। 10 क्या है? मात्रा है। कितनी मात्रा है? 10 है। और एम क्या है? तो एम यहाँ पर मात्रक है। जैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये सब क्या है? मात्रक है। तो जो भौतिक राशियां होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, फिर दोनों प्रकार की भौतिक राशियों के दोनों प्रकार के मात्रक होते हैं। जैसे पहली रहती है मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियों को ही हम कहते हैं क्या? आधारभूत भौतिक राशि। क्या कहते हैं? आधारभूत भौतिक राशि। और जो व्युत्पन्न राशियां रहती हैं उनको हम द्वितीयक भौतिक राशि कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो जो आधारभूत भौतिक राशियां हैं, वे राशियां कहलाती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाए। जैसे कि मीटर है, जैसे हम क्या ले लें? मीटर ले लें। द्रव्यमान, समय, तो लंबाई है तो लंबाई को हम मीटर में ही मापेंगे। मीटर एक स्वतंत्र राशि है। लेकिन आप जैसे क्षेत्रफल ले लें, तो क्षेत्रफल को आपको एक चाहिए होगा क्या? लंबाई और चौड़ाई। 2 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 2 मीटर जोड़ करके 1 मीटर स्क्वायर एक मात्रक बना रहा है। तो ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक भौतिक राशि या द्वितीयक भौतिक मात्रक। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि यह मूल मात्रकों से उत्पन्न हुआ है। 2 मूल मात्रकों से एक व्युत्पन्न मात्रक बना है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मीटर स्क्वायर को। ऐसे ही हम आयतन ले लें, तो आयतन में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है, यानी कि मीटर के ऊपर 3 मीटर आ जाएंगे। लंबाई को भी क्योंकि हम मीटर में मापेंगे, और किसे मापेंगे? चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापेंगे। तो इसी प्रकार से क्या आ जाएंगे? हमारे ए व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं कि मूल जो मात्रक हैं उसमें एसआई पद्धति होती है। तो अलग अलग पद्धतियां होती हैं, जैसे सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, एमकेसी पद्धति। तो इतने हमें डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आप इतना समझिए कि एसआई पद्धति में 7 आधारभूत भौतिक राशियां होती हैं। तो ये 7 भौतिक जो राशियां हैं, इनमें देखिए, फर्स्ट क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है क्या? मीटर। फिर सेकंड है द्रव्यमान। ये क्या है? भौतिक राशियां हैं पर उनके मात्रक हैं। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं बताइए? जैसे किलोग्राम। जैसे आपने जल है या द्रव है तो उसको किस में मापते हैं? लीटर में। लेकिन यदि आपने 1 किलो शक्कर है जैसे, तो उसको कैसे मापेंगे? 1 किलो शक्कर, 2 किलो शक्कर ऐसे आती है। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं? हम किलोग्राम में। समय को कैसे नापते हैं? तो समय को सेकंड से नापते हैं। सेकंड इसका एसआई मात्रक है। समय का एसआई मात्रक सेकंड। अब आप बोलोगे समय को मिनट से भी नापते, घंटे से भी नापते, लेकिन एसआई मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर में हम विद्युत धारा को मापते हैं। ऊष्मीय तापमान। अब तापमान को कैसे? केल्विन में। तो तापमान का
तापमान के भी बहुत से मात्रक हैं, लेकिन जो एसआई पद्धति का मात्रक है, एसआई मात्रक, वो है केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, द्रव की मात्रा का मोल। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये सातों मूल राशियां हो गई और इनके एसआई मात्रक होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, द्वितीयक भौतिक राशियां, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां भी कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां जो आधारभूत भौतिक राशियों से व्युत्पन्न होती, यानी वे राशियां जो मूल राशियों से, आधारभूत भौतिक राशियां हमने बताया है। तो वेग है, तो वेग को क्या कहते हैं हम, वेग, वेग की क्या होती है, बताइए मात्रक क्या होता है। त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो वेग क्या है, दूरी में परिवर्तन की दर, यानी दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसको कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग को हम कैसे लिखेंगे, विस्थापन बटे समय। वेग को कैसे लिखेंगे हम, विस्थापन बटे क्या लिखेंगे हम, समय लिखेंगे। तो विस्थापन का एक मात्रक होगा, समय का क्या होता, टी होता, और विस्थापन का भी एक मात्रक रहता। तो इस प्रकार से हम, ये क्या है, मूल मात्रक ही तो है, तो मूल मात्रकों से मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बन रहे। तो ये द्वितीयक भौतिक राशियां क्या कहलाती है, जो आधारभूत भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। आगे आ जाते हैं सदिश और अदिश। अब सदिश स्केलर क्वांटिटीज और अदिश मतलब के स्केलर क्वांटिटीज, और सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशियां और अदिश राशियां एक क्या है। अब अदिश होता है वे भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा का अभाव रहता है, मतलब कि परिमाण से पूर्ण में रहे, दिशा ना रहे। जैसे कि हम दूरी, तो दूरी में आप कहीं भी ऐसे, यहां से आपने चलना शुरू किया, यहां से ऐसे ऐसे आप कहीं भी जाएंगे, तो ये पूरा आपका मापा जाएगा। जो भी आपका रास्ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा पूरा आएगा, इसमें कवर होगा। मतलब कि इसमें दिशा नहीं है, देखो इस दिशा में हो गया, इस दिशा में, इस दिशा में, मतलब इसमें दिशा नहीं है। दिशा नहीं है मतलब कि यह अदिश है। इसमें सिर्फ क्या है, परिमाण है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इसमें कोई दिशा नहीं है। तो ये क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां, जिनमें से मैग्नीट्यूड होता है, दिशा का अभाव रहता है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान हुआ, समय हुआ और दूरी हुआ, तो ये सब क्या है, ये अदिश राशियां हैं। कार्य, ऊर्जा, चालन, प्रतिरोध, प्रतिरोध भी क्या है, अदिश राशि है। अब आ जाते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशियों में हम जानते हैं कि परिमाण मैग्नीट्यूड हो और साथ में दिशा भी हो, यानी कि एक ही दिशा में बढ़े। जैसे वेग है, तो वेग जैसे कोई सूर्य के चारों ओर कोई पिंड घूम रहा है, तो उसका वेग ऐसे सीधा रहता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है, तो उसका सीधा ऐसा वेग रहेगा। यदि आप ही विस्थापन है, जैसे देखो, अब दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बताएं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। जैसे कि आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से आप इस प्रकार से गए, यहां से इस प्रकार से यहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो दूरी को यदि हमें नापना है, तो दूरी यहां से जो जितना हम यहां से चले हैं, ये पूरी कहलाएगी दूरी। और विस्थापन सिर्फ यहां से पहले अंतिम स्थिति ये है, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सीधी आप उसी दिशा में जाएं, तो सीधा विस्थापन यहां से यहां तक इतना रहेगा। ये क्या है, विस्थापन है। और दूरी क्या है, दूरी ये पूरी कहलाएगी, जहां से आप गए हैं दूरी है, और ये विस्थापन है। तो दूरी और विस्थापन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो त्वरण हुआ, ऐसे ही त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल हुआ, विस्थापन, संवेग, संवेग भी ऐसे ही है। आवेग, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सदिश राशियां कौन है और अदिश राशियां कौन है। अब तापमान एक हमने आधारभूत राशि ली, तो तापमान को नापने के लिए 4 स्केल रहते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रियोमर। तो 4 स्केल रहते हैं। सेल्सियस को C से प्रदर्शित करते, डिग्री सेल्सियस लिखते, केल्विन को K से, फ़ारेनहाइट को F से और रियोमर को R से। अब इनके रूपांतरण बहुत जरूरी है। कैसे, जैसे आपका है फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 9/5 गुणित C प्लस 32, यहां पर हम फ़ारेनहाइट का मान रख देंगे तो सेल्सियस मिल जाएगा, सेल्सियस का मान रख देंगे फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। अब सेल्सियस को ऐसे ही F और सेल्सियस का एक दूसरा सूत्र है, ऐसे ही केल्विन को और सेल्सियस को
आपको मेजर करना है, जैसे सेल्सियस में कोई वस्तु दी गई है, केल्विन में निकालना, तो 273 में उसको जोड़ दो तो आपका केल्विन आ जाएगा। ऐसे ही सेल्सियस, केल्विन दिया गया है, सेल्सियस निकालना, तो केल्विन में ऐसे 273 घटा दो तो आपका सेल्सियस बन जाएगा। तो ये प्रमुख रूपांतरण सूत्र है। ये आपको ऐसे ही आ सकते हैं कि सही करिए या कुछ भी करिए, और ज्यादा इसमें आएगा नहीं। अब आ जाते हैं हम 10 की घात का उपयोग। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए 10 की घात का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ इसका नाम आपको याद रखना है कि 10 के ऊपर 1 की घात है तो उसको क्या कहेंगे, डेका कहेंगे। फिर 2 की घात है तो हेक्टो, 3 की है तो किलो, फिर 4 की है तो गीगा, और 3 की है तो किलो, 6 की है तो मेगा, और 9 की है तो गीगा, 12 की है तो टेरा, 15 की है तो पेटा, 18 की है तो एक्सा। ऐसे ही यदि 10 पर -1 की है तो डेसी, -2 की है तो सेंटी, -3 की है तो मिली, -6 की है तो माइक्रो, -9 की है तो नैनो। तो ये सभी मात्रक होते हैं 10 की घात के रूप में। जैसे सबसे देखो नैनोमीटर को क्या 10 के ऊपर -9 की घात, माइक्रोमीटर 10 के ऊपर -6 की घात, ऐसे आते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरण, जैसे 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होता, आ सकता है एग्जाम में, आपको सीधा सीधा आएगा ये क्वेश्चन। तो 1 इंच बराबर हम जानते 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर कितने मीटर होता है, तो 0.3048 मीटर होता है। ऐसे ही आ जाता है, ऐसे 1 फुट में 0.3048 मीटर, 1 गज में 0.9144 मीटर, 1 मील में कितने किलोमीटर होते, तो 1.609 किलोमीटर होते। ये आपको ध्यान रखने, सीधे सीधे आते हैं इनसे क्वेश्चंस। 1 समुद्री मील 1.852 किलोमीटर। ऐसे ही माइक्रोन। अब द्रव्यमान और भार को कैसे मापते, तो पाउंड में मापते हैं। 1 पाउंड होता है 0.454 किलोग्राम का 1 पाउंड होता है। 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन का। 1 डायन बराबर, ये सभी को आपको संबंध याद रखने हैं। 10⁻⁻5 न्यूटन बराबर 1 डायन होता है। चालो आवेग, तो चालो आवेग में किलोमीटर को यदि मीटर प्रति सेकंड, ये आपका मैथ्स में भी यूज होगा। मैथ्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 3.5 से भी हम गुणा कर देते हैं। ये संबंध आपको ध्यान होने चाहिए। ऐसे ऊर्जा कार्य और ऊष्मा में है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैलोरी, 1 कैलोरी यदि ऊष्मा है, ऊर्जा है, तो उसको 4.186 जूल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट HP, अब हार्स पावर HP, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं दूरी। तो दूरी और विस्थापन का आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि जैसे हमने, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो जो हम ये चलते जा रहे हैं रास्ता है पूरा दूरी कहलाएगा। और यहाँ से सीधा हम यहाँ तक ले लें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, तो ये क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, हम दूरी कहेंगे। अब दूरी क्या है, अदिश राशि है, अभी हमने देखा। यह सदैव क्या रहेगी, धनात्मक। अब विस्थापन तो ऋणात्मक हो, शून्य और ऋणात्मक धनात्मक हो जाता, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी क्योंकि वो तो परिमाण है। अदिश है, वो सदैव क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड है, वो सदैव क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। विस्थापन पर आ जाते हैं। तो विस्थापन में क्या है कि एक निश्चित दिशा में, दूरी में एक निश्चित दिशा नहीं थी, दूरी में आप कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकते थे, इसीलिए तो अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन में एक निश्चित दिशा में बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में आप सीधे जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता, मीटर। दूरी का भी मीटर होता है ऐसा ही मात्रक। और विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चाल। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल भी क्या है, दूरी के बराबर ही होती है। ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। और यह एक क्या है, अदिश राशि है। ये चाल हो गई। वेग, अब चाल क्या है, देखिए दूरी में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। मतलब कैसे, देखिए
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी में परिवर्तन की दर ही आ गई ना, दूरी में समय का भाग दे रहा है, तो ये चाल आ गई। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो कितनी चाल से चल रही, स्पीड ही क्या कहते हैं, स्पीड को ही चाल कहते हैं। कितनी स्पीड से जा रही, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे कि 50 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रहा है, तो ये क्या है, चाल है, स्पीड है। वेग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है कि किसी वस्तु के, अब दूरी में परिवर्तन की दर चाल है, तो विस्थापन में भी तो परिवर्तन होगा ना। तो विस्थापन में यदि हम परिवर्तन की दर दूरी में समय से भाग दे दिया हमने, तो ये क्या बन गई, चाल बन गई। और विस्थापन में यदि हमने समय से भाग दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगा, और दूरी अदिश राशि है तो चाल भी क्या होगी, अदिश राशि होगी, क्योंकि दूरी में परिवर्तन की दर क्या है, चाल है, और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है, वेग है। इसका ऐसा मात्रक भी मीटर पर सेकंड ही होगा। आगे त्वरण आ जाता है एक्सेलरेशन, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। अब एक बार फिर से समझिए, जब हम दूरी में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं तो क्या मिल रही है, चाल मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही जब हम विस्थापन में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं तो क्या मिल रही है, हमें वेग मिल रहा है। अब यदि हम वेग में परिवर्तन की दर निकाल लें तो फिर क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो वेग को हम समय के साथ यदि निकाल लें, वेग बटे समय कर दें, तो फिर क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह भी क्या होगा, सदिश राशि, क्यों, विस्थापन वेग दोनों सदिश हैं तो त्वरण भी सदिश होगा। ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। अब मंदन भी आ जाएगा कि जब समय के साथ वस्तु का वेग घटे, समय के साथ वेग क्या हो, कम हो, तो त्वरण क्या होगा, फिर ऋणात्मक आ जाएगा, और जिसे हम क्या कहेंगे, मंदन कहते हैं। ये आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। थ्योरी अच्छे से कवर करेंगे तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। आगे आ जाती है प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति जो मैथ्स बायोलॉजी से हैं, जिनने फिजिक्स 11th 12th में पढ़ा है, तो उनको प्रक्षेप गति उनने पढ़ा है, नहीं तो आपको अभी बता दें। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड की वेग की दिशा से भिन्न होती है, जैसे आपने यहाँ से एक पिंड फेंका, ठीक है, तो यहाँ से एक पिंड फेंका और यहाँ से यहाँ पर गिरा, तो इस पिंड की जो गति है इसको हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति कहेंगे। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण से के अंतर्गत गति करता है कि दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। पिंड का वेग इस साइड है, पिंड ऐसे जा रहा, फिर यहाँ है, फिर पिंड यहाँ जा रहा, फिर यहाँ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति। तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ क्या होते, बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्रीय पथ बनाता है। देखिए ये वक्रीय पथ बन रहा है ना, तो ये वक्रीय पथ बनाता है। जब पिंड एक वक्रीय पथ बनाए तो इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, और वक्र पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। जो यह वक्र पथ बन रहा है इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गया गोला। अब तोप से यहाँ से यदि गोला फेंका जाए तो यहाँ पर गिरेगा, ये जो तोप का गोला ये गति करेगा, ये क्या होगा, प्रक्षेप गति। धनुष से यदि कोई बाण कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, प्रक्षेप गति के ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है। द्विविमीय 1D 2D 3D जानते होंगे आप। द्विविमीय मतलब कि आप यदि यही बोर्ड पर यदि हम बना पा रहे हैं, दो दिशाएं बन रही ना, एक इस प्रकार से, इस प्रकार से, द्विविमीय है। यदि हम त्रिविमीय देखें तो त्रिविमीय में बाहर की ओर भी, जैसे 3D में यदि यहाँ पर हम घन बना दें तो घन फिर क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। घन क्या हो जाएगा, 3D। और एक विमीय तो एक ही दिशा में यदि चल रहे, जैसे एक खिंचे
खिंची हुई डोरी पर यदि चींटी चल रही है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? हम एक विमीय गति कहते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, तो आज की हम क्लास को इतना ही रखेंगे। इस क्लास में हमने बहुत सारे जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का जो मात्रक चैप्टर है, मात्रक के साथ दूरी को समझा, विस्थापन, वेग, त्वरण, विक्षेप गति तक हमने समझ लिया है। इसके आगे की जो हम थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसी प्रकार से आपको यदि पूरा जनरल साइंस का पूरा कोर्स यदि आपको चाहिए फ्री, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्लासेस आपको पूरा साइंस का कोर्स करवाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर। धन्यवाद।